वेलकम टू एग्ज़ाम भी बेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो जो ये हमारी सीरीज़ है, इसका ये वीडियो है 22वां। कौन सा है? 22वां वीडियो है। तो इससे पहले हमने 21 वीडियो या फिर पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आपने विजिट करना है और निरंतर वीडियोस देखते रहना है। ठीक है, बाकी अपना फुल सपोर्ट इस सीरीज़ को देना है, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज़ है, अगर आप इसे निरंतर देखते रहेंगे और यहाँ से अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे MCQ बेस में, तो ये आपके लिए अवश्य फ़ायदेमंद साबित होगी। बाकी देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में आपके लिए वो अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमारे HP LT TET और HP PGT हिंदी के लिए जो न्यू बैच बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ी जानकारी दे देता हूं। अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हो, हमारी टीम के द्वारा HP PGT हिंदी के लिए न्यू बैच बिठाया गया है। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8293122129। यहाँ पर आप संपर्क करके इसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बाकी आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखिए, जो यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, इसमें आपको हर रोज़ टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलता है और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का PDF भी आपको रोज़ दिया जाता है। और हर रोज़ रात 9 बजे जो आपको सुबह वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा जाता है, उसका टेस्ट भी लिया जाता है। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, पहले आप किसी टॉपिक को ढंग से स्टडी करिए, उसके पश्चात आप उसका टेस्ट लीजिएगा। फिर अगर कोर्स का समय बताएं तो आपको कोर्स हमारा चलेगा 90 दिनों तक, अर्थात 3 महीनों तक चलेगा पूरा। इसमें आपको पूरा हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, और पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। समय समय पर जो हमारी टीम के साथ जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आपको अन्य महत्वपूर्ण PDF भी सेंड की जाती रहती हैं। फीस भी इसकी नॉमिनल चार्ज रखा गया है, 3 मंथ का सिर्फ 1200 रुपये है। इसके अलावा कोई अन्य आपकी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है जो आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। आप व्हाट्सएप करिए, जो भी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात आपको दिखा देता हूँ LT TET के बारे में। तो ये रहा हमारा HP LT TET के लिए जो न्यू बैच बैठा हुआ है। वैसे तो ये 25 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुका है, परंतु फिर भी मैं अभी इसके लिए एडमिशन छोड़ रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो HP LT TET के लिए एडमिशन ले सकता है। अभी तक आपके पास इसमें एडमिशन लेने के लिए चांस है। ठीक है, इसमें फ़ीस भी आपको बता दी गई है, सारे कैसे लेक्चर मिलेंगे वो भी बता दिए गए हैं। LT TET के लिए कोई भी क्वेरी रहती है तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप बेझिझक व्हाट्सएप करिए और जो भी क्वेरी होगी उसको आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आज का कोड भी हम देख लेते हैं, कितना सुंदर है। माता पिता के महत्व को बताया गया है, जैसे कि तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 54। क्या पूछा गया है इसमें? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्ति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। विश्वनाथ जी के द्वारा ये उक्ति कही गई है। थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेते हैं PDF को, ताकि आपको सरलता से दिखाई दे सके। हाँ, ये ठीक है। ज़्यादा व्याख्यान नहीं दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है 55। इसमें आपसे पूछा गया है, उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार होगा प्रतीप अलंकार होगा, विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है 56। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है? तो जो कृतघ्न शब्द का सही विकल्प होगा, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहा जाता है, विकल्प B यहाँ पर 56 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है?
तो जो इस शब्द का सही अर्थ निकलेगा तो ये निकलेगा पीछे चलने वाला, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 58, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही अर्थ निकलेगा तो ये निकलेगा आपका क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगला प्रश्न है 59, इसमें आपसे पूछा गया है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ निकलता है तो ये निकलता है बदनाम करना, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न को 60, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो जो 60 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प भी सिर खाना। क्या होगा? अवांछित संवाद का अर्थ सिर खाना, सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें पूछा गया है 61 में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो जो कालिदास द्वारा रचा गया ग्रंथ है तो ये होगा विकल्प ए उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम नहीं, गलत बता दिया आपको। 61 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी। क्या होगा? सी मालविकाग्नि मित्रम, विकल्प सी सही होगा, ए नहीं होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं हम 62। इसमें आपसे पूछा गया है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा छायावाद की ये विशेषताएं हैं, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। फिर अगला प्रश्न देखिए 63। इसमें पूछा गया है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो जो ये आधार रहेगा तो ये रहेगा आपका प्रगतिवाद का, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 64, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। क्या है? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति रही है? तो ये रही है आपके प्रयोगवाद की प्रवृत्ति, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए 65। ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन में, इसलिए आपके समक्ष लाया गया हूँ। सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए ये। अगला प्रश्न 65, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो 65 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होंगे भट्टनायक। अगला प्रश्न है 66। इसमें आपसे पूछा गया है हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं आपके उपेंद्रनाथ अश्क, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 67। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो सही विकल्प होगा सुदर्शन। बाकी इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जनेंद्र कुमार ये तीनों ही मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार के तौर पर जाने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है 68, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी आपकी 1965 में, सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला प्रश्न है 69। इसमें आपसे पूछा गया है अदृश्य शब्द का अर्थ है। तो जो अदृश्य शब्द का अर्थ होगा तो वो हो जाएगा आपका पर्वत। अगला है 70। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो जो सही शब्द अर्थ युग्म यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प डी ताम्रचूड़। ये आपके लिए किसका है? ताम्रचूड़ ये मुर्गे के लिए सही अर्थ प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा 71। इसमें आपसे पूछा गया है माधव विलास के रचनाकार हैं। तो बताना है माधव विलास के रचनाकार कौन होंगे? तो ये होंगे आपके लल्लू लाल, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 72, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो जो मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक होंगे तो ये हो जाएंगे आपके नेमिचंद्र जैन, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा।
अगले प्रश्न की ओर रुख करिएगा। इसमें पूछा गया है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके किशोरी दास वाजपेयी, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है 74। इसमें पूछा गया है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो विकल्प पहले देख लेते हैं 74 के लिए। तो यहाँ पर 74 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प बी, मोहनदास नैमिष के द्वारा हिंदी की पहली दलित आत्मकथा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है 74। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो जो वियोगी हरि का वास्तविक नाम होगा तो वो होगा हरि प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 76। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? नहीं पूछा गया है, ध्यान से देखना है। तो जो भास के द्वारा रचित नाटक नहीं होगा तो वो होगा विकल्प ए, मृच्छकटिकम। बाकी अरुभंगम, दूत वाक्यम, मध्यम व्यायोग, ये तीनों के तीनों जो नाटक है ये भास के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर पूछा जाएगा मृच्छकटिकम किसकी रचना है तो ये शूद्रक की रचना होगी। फिर है अगला प्रश्न 77। इसमें आपसे पूछा गया है संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो सही विकल्प यहाँ पर होगा आपका माघ के लिए, 77 का सही विकल्प बी। अगला प्रश्न है 78। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तो जो विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा तो वो होगा आपका विकल्प ए, तद्भव शब्दों में विसर्ग शब्दों का प्रयोग नहीं होता। बाकी तत्सम, संकर, शंकर नहीं संकर शब्द होते हैं, संकर, ये इनमें होता है, तत्सम और संकर में होता है। अगला प्रश्न है 79। इसमें आपसे पूछा गया है व्याप्त में संधि है। तो जो व्याप्त शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यण संधि। फिर है अगला प्रश्न 80। इसमें पूछा गया है कठपुतली में कौन सा समास है? तो जो कठपुतली शब्द है इसमें जो समास होगा तो वो हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष, विकल्प बी। फिर अगला प्रश्न है 81। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो बताइएगा लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सही विकल्प जो हो जाएगा 81 का तो वो हो जाएगा आपका इक, लौकिक में इक प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है 82। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो जो पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है ये मानी जाती है आपकी 500 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक। 82 का सही विकल्प यहाँ बी होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए 83। उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है उकार बहुला बोली? तो ये मानी जाती है अवधि, ध्यान रखना है, अवधि मानी जाती है उकार बहुला बोली। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो जो विशेषता यहाँ पर देवनागरी में नहीं होगी तो वो होगी आपकी विकल्प डी वाली। विकास की दृष्टि से ये लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है, तो बिल्कुल गलत है। ये जो देवनागरी है ये ब्राह्मी से निकली हुई लिपि है, तो समकालीन कैसे हो सकती है? तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये भी सही है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही होगा। 3 यहाँ पर सही होंगे और चौथा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ पर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा 96 वाला। एक मिनट वेट करना आप लोग।
पिछले कल भी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, तो किसी ने शायद एक दो बच्चे ने ही उत्तर दिया है, बाकी ने नहीं दिया। शायद काफ़ी ज़्यादा आता है आप लोगों को, तो ये आप महत्वपूर्ण नहीं समझते कि उत्तर भी दिया जाए। कोई बात नहीं। तो मैंने प्रश्न आपसे पिछले कल पूछा था, दश कुमार चरितम किसकी रचना है? तो वैसे तो आपको उत्तर मिल ही गया था कि दंडिका ये है। फिर भी अगर आपने ध्यान से देखा होता तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आज के लिए आपका जो प्रश्न छोड़ूंगा तो ये होगा प्रश्न 96। आपने बताना है योग वशिष्ठ किस लेखक की रचना है। तो जिसको नहीं आता है या फिर जिसको आता भी है तो सभी कमेंट करिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा विद्वान हैं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से तो आपको कमेंट करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं करते। ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो जिसको नहीं भी आता है ये प्रश्न, किसी सही व्यक्ति का उत्तर देख लेता है तो आपके लिए सदा के लिए प्रश्न तैयार हो जाता है। एक प्रश्न की कीमत आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते। परीक्षा में ऐसा होता है, अगर आपका एक नंबर का प्रश्न आपको नहीं आता तो आप उस परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। मान लीजिए आप लोग एलटी कमीशन या फिर एलटी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर एक नंबर से मान लीजिए जनरल कैंडिडेट है, उसके 89 नंबर बन गए और एक प्रश्न उससे रह गया, उसने या फिर उसको नहीं आता होगा या फिर उसने छोड़ दिया होता, तो एक नंबर से उसका टेट रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। आपके लिए कल परसों आगे कभी भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपने इन चीज़ों का। बोलता काफ़ी हूँ, आप लोग का मन नहीं लाते, चलिए खैर कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या है 95। इसमें पूछा गया है आपसे, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? तो जो रचना जायसीकृत नहीं होगी तो वो होगी आपकी विकल्प ए, मधुमालती। जो मधुमालती है ये जायसी की रचना नहीं होगी, ठीक है। किसकी रचना होगी अगर पूछा जाएगा तो मंजन की रचना ये होगी। बाकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों ही रचना जायसी की होंगी। अगला प्रश्न है 94। इसमें पूछा गया है परमाल रासों के लेखक कौन हैं? तो जो परमाल रासों के लेखक होंगे तो ये हो जाएंगे आपके जन कवि जगनिक। कौन से? विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, जगनिक। इसका एक दूसरा नाम है आलाखंड। क्या है? आलाखंड। आलाखंड। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 96 एंड 93। इसमें आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो जो प्रस्तुत पुस्तक है इसके लेखक के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएंगे आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। विकल्प सी यहाँ से ही होगा। फिर अगला प्रश्न है 93। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन होंगे? तो हिंदी कोविद रत्नमाला की जो लेखक होंगे तो ये होंगे आपके श्याम सुंदर दास। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है 91। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, मैं पुनः निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। ये कथन किस कवि का है? तो जो 91 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, तुलसीदास जी का ये कथन है कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। ए सही विकल्प। अगला प्रश्न है यहाँ पर 90। इसमें पूछा गया है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो जो 90 का सही विकल्प होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। विकल्प सी। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 89। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो जो प्रयोग में यहाँ पर नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया था तो वो शांत रस नहीं किया था। विकल्प ए सही होगा। इन्होंने जो भरत मुनि थे इनके द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है ये आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, एक ही प्रश्न छोड़ा है। तो जो आचार्य भरत थे इनके द्वारा रसों की संख्या मानी गई थी 8। कितनी मानी गई थी? 8 मानी गई थी। और वैसे तो रसों की संख्या मानी जाती है 9, भरत मुनि ने 8 ही मानी है। ध्यान रखना है जो शांत रस है ये इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। बाकी करुण, भय, भयानक और अद्भुत ये स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 88। इसमें पूछा गया है आधा पात बबुल का तामे तनिक पिसान, लालाजी करने लगे छठे छमासे दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? तो यहाँ पर देखिए जब आप ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो कैसी अनुभूति आपको होती है। आधा पात बबुल का तामे तनिक पिसान, लालाजी करने लगे छठे 6 माह से दान। यहाँ पर आपको एक तरह से
हंसी जैसी छूट रही है या नहीं। अगर छूट रही है आपसे तो यहाँ पर होगा हास्य रस। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 89, इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो मानवीकरण के लिए शुद्ध वर्तनी होगी तो वो होगी आपकी विकल्प सी, मानवीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न 86, निम्नांकित शब्द युगों में असंगत युग्म है। तो 86 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये होगा विकल्प डी, जो मधुमास है ये योग रूढ़ शब्द नहीं होगा। बाकी गोबर तद्भव है, कमल नयन यौगिक है, नाक रूढ़ है। अगला प्रश्न है 85, इसमें आपसे पूछा गया है खेचर का पर्याय होगा। तो जो खेचर का पर्याय होगा तो ये होगा आपका आकाश में चलने वाला, ग्रह, पक्षी, ये तीनों ही खेचर का पर्यायवाची होगा। तो इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा वीडियो रहता है। देखने के लिए हमने लगभग 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर ध्यान से आप इसको कंटिन्यू रखोगे, जो तथ्य आपको बताए गए हैं, तो ये आपको आगे और प्रश्नों के साथ संलिप्त कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको देखिए फिर से बताऊंगा, पीजीटी हिंदी एलटी-टेट के न्यू बैच के साथ एनरोल होना है तो आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसमें एनरोल होने के लिए आपको 8219312129 जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपने व्हाट्सएप करना है। तो जो भी आपकी क्वेरी रहती है तो वो यहाँ पर आप उसको बता सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप करोगे तो हम आपको जल्दी उत्तर देंगे, कॉल करोगे तो थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि व्यस्तताएँ रहती हैं जिस कारण आपके कॉल की शीघ्र आप उत्तर नहीं हम दे सकते। व्हाट्सएप करोगे तो जल्दी आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनी वीडियो का यहाँ पर हम समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।